सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना लियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनोखा रिलीफ दिया जा रहा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, ये कहना है एतजाज़ हसन साहब का। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि इमरान खान की हुकूमत का जो जामिन है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा, आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। जी समी साहब। जी अलीना, बहुत शुक्रिया। बड़ी इम्पोर्टेंट है एतजाज़ साहब की ये गुफ्तगू, लेकिन प्रोग्राम का जो आगाज़ है हमारा वो बहादुर भाई बेटा जो आज शक्करपड़िया में एक हादसे की नज़र हुआ, विंग कमांडर नुमान अकरम, बहुत दलेर और जो एक जिस बात ने पूरे पाकिस्तान को रुलाया है कि वो अपने एक बहुत ही प्रोफेशनल पायलट थे और ट्रॉफ़ी ले चुके थे मनूवरिंग में। ये एक हादसा है। अब जो बोर्ड है वो इसके बारे में तहकीकात करेगा कि वो जो मशीन है, वो जो F-16 है, वो लिफ्ट क्यों नहीं हो सका, क्योंकि जहाँ तक उनकी पेशा वराना काबिलियत का ताल्लुक़ है, महारत का ताल्लुक़ है, वो पाकिस्तान के उन चंद पायलट्स में से थे, फ़ाइटर पायलट्स जिन पर एयर फोर्स को नाज है, जो इस बात की रिफ्लेक्शन थे कि पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया है वो किस कदर प्रोफेशनल हमारे पायलट्स पर मुश्तमिल है। और जिस वक्त इंडिया हमलावर हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान एयर फोर्स ने जो अपनी महारत है, जो काबिलियत है, जो उनका जज्बा है, वो हमने उसका अमली मुज़ाहरा हमने देखा था। नुमान अकरम आज हम में नहीं है, वो बहुत जल्द चले गए। उनके बड़े ख्वाब होंगे। उनके वालिद साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान आर्मी से उनका ताल्लुक़, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, वो लाहौर में रहते हैं। फैमिली उनकी सरगोदा में, एक उनकी अब बेवा हैं, एक उनका बच्चा है, एक बच्ची है। बड़ा आज जब ये ख़बर मिली, लोगों को पता चला, तो बहुत हर पाकिस्तानी का जो दिल है वो टूट गया उस वक्त। और मुझे पाकिस्तानियों की अमेरिका से कॉलें आईं, कनाडा से, हर जगह से लोग कॉल्स कर रहे थे कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, और ये अभी ख़बर आई है, ये अभी ये ऐसे हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अपना आज मुझे एहसास हुआ कि कितना ज़्यादा ताल्लुक़ है पाकिस्तान के लोगों का, कितना बड़ा गहरा करीबी रिश्ता है पाकिस्तान की फ़ोर्सेस से, पाकिस्तान की नेवी हो, पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान एयर फोर्स हो। यानी मैं आपको ऑनेस्टली ये बात बता रहा हूँ कि मैंने लोगों की आंखों में आंसू देखे, रोते हुए देखे लोगों को। मैं शहर से बाहर था तो मैं वापस आ रहा था, मेरे साथ मेरा ड्राइवर गाड़ी अरशद चला रहा था, तो वो बड़ा चुप सा था। तो उसी में मैंने कहा अरशद चुप हो, तो उसने मुझसे कहा कि वो अपडेट्स आ रही होंगी, वो जो हादसा हुआ, वो जो हमारे पायलट के हवाले से। तो मैंने उससे कहा कि अपडेट्स क्या आएंगी, एक हादसा हो गया, एक हमारा बहादुर बेटा हमसे जुदा हो गया, अब उसकी तो कोई अपडेट नहीं है। तो एक स्टेट ऑफ माइंड में आपको बता रहा हूँ कि आज पूरे पाकिस्तान का इस वक्त क्या आलम है। हर पाकिस्तानी इस गम में है, इस दुख में है कि नुमान अकरम हमारा बेटा था, भाई था, पाकिस्तान का बहादुर सपूत था, और वो हमसे आज जुदा हुआ। लेकिन फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जो बयान है, बड़ा खूबसूरत उन्होंने ये बात कही कि वतन अज़ीज़ की अपने वतन की हिफाजत करते हुए जान देना, इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की फ़ौज का हर सिपाही, पाकिस्तान एयर फोर्स का हर जवान, पाक फ़ज़ाइया का हर जवान, और ये पूरी 22 करोड़ कौम अपनी फ़ौज के साथ इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस हमारी अपनी हिफाजत के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। और आज उसका मुज़ाहरा हमने देखा जो हुआ, और किसी इशू पर दिल नहीं चाह रहा था बात करने को, इसलिए कि जिस तरह सब लोग बेचैन हैं, सब लोग उदास हैं, हम भी उसी तरह उदास हैं। और इससे ज़्यादा अब यही है कि उस ख़ानदान के हम साथ हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। बड़े बहादुर उनके बाप हैं, उनकी अहलिया जो हैं वो भी बड़ी बहादुर हैं, बच्चे अभी छोटे हैं, लेकिन उनके दोस्त उनको मिस करेंगे,
उनके अजीज़ व अकारब उनको मिस करेंगे। मैं उनके टीवी को इंटरव्यूज़ देख रहा था, मैं उनकी बातें अभी मैंने आने से पहले सुनी, तो बस अल्लाह ताला सब्र दे, मैं यही कह सकता हूँ। और फ़ख्र है हमें अपने जवानों पर, अपनी फ़ौज पर, और कोई 5th जनरेशन वॉरफेयर कामयाब नहीं हो सकता इस मुल्क में। पाकिस्तान के लोगों का जो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ ताल्लुक़ है, जो हमारी फ़ज़ाइया के साथ ताल्लुक़ है, ये जो चंद लोग आकर उसको कभी बात करके उसको ट्विस्ट देने की कोशिश करते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, कुछ ये काम करने वाला नहीं है। ये पूरी कौम अपनी फ़ौज के साथ है, अपनी फ़ज़ाइया के साथ है, अपनी नेवी के साथ है। ये आप जैसे कहते हैं ना कि यक जान दो कालब, तो ये एक पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज ये एक ही चीज़ का नाम है। कोई आज अंदाज़ा हुआ इस बात का कि ये रिश्ता कितना गहरा है, कितना एक दूसरे का दोनों ख्याल करते हैं। बहरहाल कुछ जो अब दुनिया कारोबार तो चलेंगे राना साहब, और जो इस दुनिया में जो कहानियाँ हैं जिस तरीके से हैं, एक अच्छी बात है, एक अच्छी खबर है। नवाज शरीफ साहब का जिक्र करते हैं आगे चलकर, वो एतजाज़ साहब ने बड़ी बातें की हैं, वो भी सुनवाते हैं। लेकिन जो एक अच्छी बात आज हुई, हम सब की कोशिश कि इस मुल्क का निज़ाम बेहतर हो। आज जो पंजाब में ऐलान किया गया है कि वो सदरन पंजाब का एक सूबा ये सेकंड पहले मरहले में बनाने की बात हो रही है। और ये राना साहब एक बड़ा एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का तकर्रर किया जाएगा, तो ये एक एडिशनल आईजी होंगे। लोगों को लाहौर नहीं आना पड़ेगा अपने मसाइल के हल के लिए। जो वो लाहौर सेक्रेटेरिएट के समीर साहब चक्कर लगाते थे, उन इलाकों के लोग अब उनको वहीं पे मौजूद होंगे अफसरान। और इसके लिए मैं समझता हूँ ये प्राइम मिनिस्टर ने जो वादा किया था नया सूबा बनाने का, उसकी तरफ एक बड़ा अमली कदम है। और दूसरी सियासी जमातों को भी आगे आना चाहिए कि आइन में जिस तरमीम की ज़रूरत है वो करके बाज़ाब्ता तौर पर एक अलग सूबा बनाया जा सके। इसमें देखें उन्होंने बड़ी खूबसूरती से ये फैसला किया कि एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एक एडिशनल आईजी, इनमें से एक का दफ्तर जो है वो बहावलपुर में होगा, दूसरे का दफ्तर मुल्तान में होगा, ताकि दोनों जगहों को वो साथ लेकर चल रहे हैं। और 35% फंड्स जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि वो मुख्तस किए जाएंगे सदरन पंजाब के लिए, क्योंकि इससे पहले माजी में ये हुआ। देखिए लाहौर भी हमारा ही शहर है, बिल्कुल अगर वहाँ पर डेवलपमेंट होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ज़्यादती है कि आप लाहौर के फंड्स उठा के बहावलपुर पे खर्च कर दें या बहावलपुर के फंड्स उठा के आप लाहौर में खर्च कर दें। जो जिसकी एलोकेशन है उसी को मिलनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़े अच्छे मुंतज़म और पता नहीं बड़े एडमिनिस्ट्रेटर और एक बड़ा सेल्फ प्रोक्लेम्ड किस्म के वो अपने आप को बेस्ट वज़ीर आला समझते हैं इसके सूबा पंजाब के। जी मैंने लाल बसें बनाई हैं, मैंने माल्टा ट्रेन बनाई है, सारे पैसे वहाँ पे लगाए हैं। और वो लगाए हैं कि खाए हैं? खाए भी हैं, लगाए भी हैं, लेकिन वो जो दोनों बड़े प्रोजेक्ट हैं उसमें आप देखें जो टोटल पॉपुलेशन लाहौर की जो इस्तिफादा हासिल करेगी उसकी तादाद 12% से ज़्यादा नहीं है, और बाकी जो लोग हैं वो उन्होंने छोड़ दिए। लाहौर एक तारीखी शहर था, बर्बाद हो गया। उस दिन मैं और आप ट्रैवल कर रहे थे, क्या वो बिल्कुल बर्बाद कर दिया, ही बिगाड़ दिया लाहौर का, बिगाड़ दिया बिल्कुल, वो नहीं रहा। तो अब वो जो फंड्स जहाँ के लिए हैं वहाँ पर खर्च होंगे। और फिर दूसरा ग्रास रूट लेवल पर जिस तरीके से सबसे बड़ी बात यह है कि जो पंजाब में जो बल्दियाती निज़ाम लेके आ रहे हैं ग्रास रूट लेवल पर, उसमें असल जो ताकत है वो अवाम के पास होगी, अवाम के नुमाइंदों के पास होंगी। वहाँ के जो मंसूबे हैं उन पर वही खर्च करेंगे, वही डिज़ाइन करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जिसकी ये शुरुआत है। और ये क्योंकि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए, गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए छोटे यूनिट्स आप बना देंगे तो उसका बड़ा फ़ायदा होगा। अब ज़रा एक और पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है जिस पर मैं चाहता हूँ राना साहब, मैं तो इस पर पूरा प्रोग्राम करना चाह रहा था, लेकिन निशात डाहा साहब मेंबर सूबाई असम्बली हैं, उन्होंने एक बात कही। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने ये कहा है कि जनाब बात ये है कि ये सारे लोटे हैं, नवाज शरीफ भी एक लोटा है। उन्होंने कहा कि ये जो इस वक्त मुझसे आप पूछ रहे हैं, अगर मैंने अपने वज़ीर आला से बात किया जिसका ताल्लुक़ मेरे ज़िले, मेरे डिवीज़न से है, तो मैं तो बुरा हो गया, लेकिन ये जो MQM से मुलाकातें करते हैं, ये जो दूसरे लोगों से मुलाकातें करते हैं, मिसाके जमहूरियत करते हैं, ये जिससे मर्जी मिल लें,
इनके लिए आज़ादी है, मैं मिलूं तो मेरे लिए बुरी बात हो गई। तो उन्होंने एक बात जो कही, मैं चाहता हूं कि ज़रा थोड़ा सा इस पर हम नज़र डालें। उन्होंने कहा कि ये सब लोटे हैं। तो अगर हम PTI पर नज़र डालते हैं तो लोटों की एक बहुत बड़ी तादाद हमें नज़र आती है। मुस्लिम लीग नून में लोटों की एक बहुत बड़ी तादाद है, काफ के अंदर बहुत बड़े लोटे हैं, तो राना पार्टी में भी पीपल्स पार्टी के अंदर तो बहुत ही बड़े लोटे सारे। तो ये जो लोटों की गवर्नमेंट है सारी, जो एक बड़ी ये तल्ख हकीकत है, बड़ी बरादरी है, एक बिरादरी है, और ये एक बड़ी तल्ख हकीकत है जिसको निशात डाहा साहब ने जिसका जिक्र किया। मेरा ख्याल उनकी जुबानी सुन लिया जाए पहले। अगर वो शॉर्ट है उनका तो वो सुनवा दें, जरा सुनवा दें जो उन्होंने कहा है। राणा साहब जरा इस पे तबसरा फरमाएं। नवाज शरीफ लोटा है, उन्होंने कहा, आप क्या समझते हैं लोटा है नवाज शरीफ? जो तारीफ उन्होंने की है, आ जाए जरा सब पे बात कर लेते हैं। देखिए बात ये है, मैं आपको बताऊं, डाहा साहब जो है ना, उन्होंने वाकतन बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया और बड़ी जिसको कहते हैं बेबाकी से उन्होंने हक गोई की है। उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब किस तरह लोटे हैं। एक तो उन्होंने कहा कि ये पहले एयर मार्शल असगर खान मरहूम की पार्टी में थे। दूसरा ये कि जब मोहम्मद खान जनेजो मुस्लिम लीग के सरबराह थे और ये पंजाब मुस्लिम लीग के सदर थे, तो ये ज़िया उल हक के साथ मिल गए, इन्होंने उनकी पीठ में छुरा और लोटे बन गए, ये ज़िया के लोटे बन गए। शहबाज शरीफ साहब भी भाई के साथ ज़िया के लोटे बन गए। बिल्कुल। बाकी और जो बहुत सारे हैं बड़े जय्यद और बड़े बड़े पार्टियां भरी पड़ी हैं ना। उन्होंने कहा कि भाई आपने क्या किया माजी में, आप खुद लोटे नहीं बनाते रहे लोगों को। डाहा साहब ने इनसे ये भी पूछा है अपने पार्टी लीडरों से कि छांगा मांगा जो है वो शुरू क्या नवाज था? शरीफ ने किया था। मैरियट होटल में जो रखे हुए थे, ये क्या था सारा कुछ। तो समी साहब बात ये है कि डाहा साहब ने ना, जिसको कहते हैं, अच्छा तहरीक इंसाफ में कौन कौन लोटा है, जरा अब जाके उन्होंने बात कर ही दी है तो जरा उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है। जो बात है भी कि इमरान खान के असल साथी वो हैं जो तहरीक इंसाफ के सच्चे और पक्के वर्कर हैं, जो जद्दोजहद में उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि उन वर्करों के अलावा, उन लोगों के अलावा बाकी तहरीक इंसाफ में भी लोटे हैं। तो अब आप देखें ना, काफ लीग से तहरीक इंसाफ में कितने लोग आए, पीपल्स पार्टी से कितने आए, नून लीग से कितने आए। तो वो डाहा साहब सारे इन लोगों की तरफ इशारा। कई लोटे तो बड़े गोल मटोल से हैं। बड़ा गोल मटोल, हर तरह का माल इमरान खान साहब के पास मौजूद है। इमरान खान साहब वो खुशकिस्मत आदमी है जिनके पास हर तरह का माल मौजूद है। यानी आप किसी दुकान में जाए ना, तो जिस किस्म का लोटा आप मांगे, अगर वो उस किस्म का लोटा अवेलेबल हो। नहीं देखें, इमरान खान के पास वो, अगर मिसाल के तौर पे आपने कपड़े की दुकान पे गए हैं, लेकिन एक फर्क है राना साहब, इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के टिकट दिए इन लोगों को। जो बहुत सारे जो PTI के नजरियाती लोग हैं वो कहते हैं इनको नहीं मिलने चाहिए थे, लेकिन शायद ज़रूरत थी इलेक्टेबल्स की, सीटें जीतनी थी, कुछ प्रेशर होंगे, दबाव होंगे, तो वो कंप्रोमाइज़ ज़रूर किया इमरान खान ने। लेकिन ये जो लोग उनके साथ आए हैं, ये हैं तो बल्ले के वोट पर मुंतखब हुए। नहीं, वो ये तो फ़र्क है ना। ये फ़र्क तो होता है। देखें कि अगर एक बंदा जो है किसी एक को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाए, उस पे वो उसके निशान पर इलेक्शन लड़े और फिर मुंतखब हो जाए, उसके आप उस तरीके से उसका उस बंदे से मुवाजना नहीं कर सकते। जो बल्ले के निशान की बात नहीं होती, आइडियोलॉजी की बात होती है। बात है कि जिन लोटों की बात की जा रही है, क्या वो PTI की आइडियोलॉजी रखते हैं या नहीं रखते हैं। ये तो जब हम लोटों की सियासत में बात करते हैं, फिर नवाज शरीफ, इमरान खान और आसिफ ज़रदारी में एक कोई फर्क हमें नजर नहीं आता, तीनों ही लोटों की सियासत कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर कोई आदमी पार्टी ज्वाइन करता है तो वो उस पार्टी के नजरियात को मान के ही जाता है वहां पे, और फिर टिकट लेता है तो वो पाबंद होता है बड़ी मासूम बात। देखिए ये पाबंदी वाली जो बात की है ना समी साहब, इस पर जरा मुझे बात करने दें। जी प्लीज। भाईजान बात ये है कि ये इजहार राय के बड़े मामे बनते हैं कि जी आज़ादी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, तो अरकान पार्लियामेंट को क्यों आज़ादी नहीं होनी चाहिए? वो अपने ज़मीर के मुताबिक क्यों बात नहीं कर सकते? वो अपने ज़मीर के मुताबिक किसी से मुलाकात अमेंडमेंट की है जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने। तो ये इजहार राय की आज़ादी पर पाबंदी लगाई गई है उस अमेंडमेंट के जरिए। पार्टी के सरबराहों को डिक्टेटर बना दिया गया है। समी साहब, अरकान पार्लियामेंट आवाम से वोट लेकर आते हैं। वो डाहा साहब भी अपने इलाके के लोग जो है ना, वो नवाज शरीफ को नहीं जानते या शहबाज शरीफ को नहीं जानते, उन्होंने डाहा साहब से आके बात करनी होती है। इसी तरह बाकी पार्लियामेंटेरियन, आप उनके मुंह क्यों बंद कर रहे हैं? ये देखें, ये जो बात है ना, ये है इनमें किस तरह ये तजाद पाया जाता है इनकी बातों में और अमल में, कि ये बात करते हैं नहीं जी हर किसी को आज़ादी है। नहीं, वो जो कहते हैं कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उस पे तो कहते हैं कि जी उनको ये कहने की आज़ादी है। एक रुकन सूबाई असम्बली या एक रुकन
कौमी असम्बली को क्यों ये इख्तियार नहीं है कि वो कहे मेरा कायद भी लोटा है, या ये कि मेरा वोट मेरी मर्जी? हाँ, वो कहते हैं नहीं, तुम्हारा वोट हमारी मर्जी। मर्जी पार्टी सरदार पार की अगर तुमने फाइनेंस बिल पे, मनी बिल पे अगर तुमने वोट नहीं दिया, तुम्हारी मेंबरशिप कैंसिल। नो कॉन्फिडेंस के लिए अगर वोट नहीं दिया तो तुम्हारी मेंबरशिप कैंसिल। तो फिर में भी यही है। मेरा अमेरिका में आप देखें रिपब्लिकन वोट देते हैं कि नहीं? बिल्कुल देते हैं, सदर के खिलाफ खुल के देते हैं। बरतानिया में भी ऐसा ही है। तो ये जमहूरियत वहां से आई है ना। हाँ, तो ये हमने अपनी मर्जी की चीजें, ये जागीरदाराना सोच इसमें नहीं क्यों तो फिर रखी हुई ये है? जो मेरा तो सवाल ये है, जो बड़े दानिश्वर जो पिछले दिनों मीडिया पे कैंपेन कर रहे हैं कि जी ख़वातीन के साथ ये नहीं होना चाहिए, मुझे तो लगता है कि ये अरकान असम्बली ख़वातीन से ज़्यादा मजलूम है। ये बेचारे जीत के आए हुए हैं, नहीं, वोट गुलाम नहीं दे बना के सकते। रख रहा है, गुलाम है ये। भाई। तो ये जो सारा सोशल मीडिया, जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये मेरा वोट मेरी मर्जी का नारा नहीं लग सकता। मेरा वोट मेरी मर्जी, भाई ये है कैंपेन। एक तरफ कहते हैं वोट को इज्जत दो, हाँ। भाई वो एमपीए नहीं वोट देना चाहता नून लीग को, वो कहते हैं नहीं हमें चाहिए। वो बुजदार को वोट देना चाहते हैं, तो क्या तकलीफ है आपको? नहीं, अगर कोई इमरान खान साहब को खिलाफ वोट करेगा तो उसको वो निकालेंगे नहीं पार्टी से? नहीं, इमरान खान के भी बेशक खिलाफ वोट करे कोई, लेकिन हर आपका पार्टी पार्टी में। डिसिप्लिन हम क्या तो है? नून लीग उनका की बात उनका नहीं कर रहे, डिफरेंट है। हम हर पार्टी की बात कर रहे ओवरऑल हैं, बात हो रही है। अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहे हैं कि ये जो 18वीं तरमीम में ये जो कर दिया गया कि जनाब बज़ाहिर ये कहते हैं जी ये हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए किया गया। हर मुल्क के अपने हालात होते हैं, तो भी हमारे तो अपने हालात ऐसे हैं कि सियासतदान भी बड़े करप्ट होते हैं। फिर इनको को अगर आके डंडा मारता है और इनको आगे को लेके जाता है तो इसमें क्या गलती की बात है? फिर हमारे यहाँ तो हमारे अपने, हमने तो देखा है हमारे सियासतदान, कोई दुबई में बिल्डिंग्स हैं, लंदन में बिल्डिंग्स हैं, माल सारा बाहर है और सियासत वो यहाँ पे करते हैं। और जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है भाग के चले जाते हैं। जो हमारी अगली स्टोरी हम करेंगे लंदन में बैठकर, जो एतजाज साहब ने बातें कही हैं। तो मेरा वोट मेरी मर्जी, भाईजान असल नारा तो ये है। ये जो खवातीन है, मारवी सरमद साहबा, प्लीज आप जरा इनके बारे में, इन अरकान असम्बली को रिहा करवा दें। ये बेचारे इतने पुराने 90 साल के बुजुर्ग, सारी जिंदगी गुजारी है इन्होंने, अपने इलाके के चौधरी हैं, अपने इलाके के चौधरी हैं। वहाँ पे कोई दीवान है, कोई सेठ है, कोई जागीरदार है, कोई कुछ है, अपनी मर्जी से बेचारे वोट ही नहीं दे सकते। तो ये तो इनको आज़ाद करवाएं आप। ये जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, मैं अब क्या नाम लूँ इनका, सबको पता है, जो इतनी कैंपेन चल रही थी और पता नहीं खड़े यूं हाथ करके तस्वीरें खिंचवा रहे थे, वो ज़रा ये चलाएं कि ये जो बेचारे अरकान असम्बली हैं इनको रिहाई दिलवाएं कि मेरा वोट मेरी मर्जी। साहब 18वीं तरमीम जो है ना भाईजान, ये बदतरीन शख्सी आमरियत जमातों में कायम की गई है। ये जरदारी का कमाल है, ठीक है, देखिए, और ये जमहूरियत जरदारी के जहां नाम पर जाएगा अपना बदतरीन निशान छोड़ेगा। आमरियत है कि अरकान असम्बली को कंट्रोल करना। भाई आप क्यों उनको ये हक नहीं देते? ये 18वीं तरमीम के जरिए मैं समझता हूँ समी साहब सबसे ज्यादा जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया गया। जमहूरियत तो नाम इख्तलाफ राय बर्दाश्त करने का है, इजहार राय की आज़ादी का है। तो इन्होंने सबसे पहले अपने पार्लियामेंटेरियंस की जुबानें बंद करने की कोशिश की। तो ये डाहा साहब ने ना, मैं कहता हूँ ये जो उन्होंने अब पंडोरा बॉक्स खोल दिया है ना, ये आगे चलेगा। जो आपने बात कही थी ना, इनके 40-45 MPA जो हैं वो अब देखो ना, ये 9 तो खुल के सामने आ गए ना। जी बिल्कुल, बाकी भी आ जाएंगे और वो ये कह रहे हैं बुजदार हुकूमत मजीद मजबूत हो जाएगी। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं, मैं एक नून लीग के MPA का सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि जी ये 20-25 जो तहरीके इंसाफ के मेंबरान हैं उनका एक हम ख्याल ग्रुप बना हुआ है। तो अगर हमारे 8-9 चले गए हैं लेकिन उधर से 20-25 आ गए हैं तो ये कोई महंगा सौदा नहीं है। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। साहब शहबाज शरीफ ने आना नहीं, नवाज शरीफ ने जाना नहीं, तो लोग किस लिए इनके पीछे लगे? डाहा साहब ने यही तो कहा कि आओ ना इधर। ये पार्लिमानी पार्टी में क्या हुआ कल? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी कहा कि भाई वापस आओ, पार्टी की क़यादत करो, आके यहाँ असेंबली में बात करो आके। ये वहां बैठे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर बन के। अच्छा जी, ये अब एतजाज साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं जी भाई, जो इन्होंने नवाज शरीफ साहब का जो बाहर जाना है, बड़ा ये टोपी ड्रामा हो गया सारा, पिछले कई दिनों से चल रहा है। तो उनका महीनों से चल रहा है। तो इनका एक गुफ्तगू है जो जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने कैश नहीं दिया और काइंड में सौदा कर रहा हूँ। अब दोनों भाई बाहर भाग गए हैं। ये शायद तीसरा शॉट है। अगर प्रोड्यूसर साहब, अगर प्रोड्यूसर साहबा अगर आप सुनवा सके तो। इन्होंने कैश नहीं, काइंड में सौदा कर लिया। इन्होंने वो उसकी बजाय 80 वोट नेशनल असेंबली में और 18 वोट सेनेट में वो तरमीम पे दे दिए और वो अपने पैसे भी बचा गया। दोनों भाई भी बाहर हैं।
देखिए ये पैसों की बात कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि ये तोपें चलाते थे वो खलाई मखलूक। ज़रा वो शॉट भी सुनवा दें। ये तो चलाते थे वो बीबी मरियम और मुझे क्यों निकाला और खलाई मखलूक और 5 अफराद, जजों को 5 अफराद, ये तो सब कुछ कहाँ साहब ये बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं उन्होंने अपना एतजाज़ एहसन साहब ने। तो अब ये वहाँ पर हैं, आने का नाम नहीं ले रहे, मुख्तलिफ हीले बहाने कर रहे हैं, तो क्या आएंगे वापस? ये मौजूदा सूरत हाल में तो ऐसा लग रहा है कि जो मीटिंग हुई है पार्लिमानी पार्टी की, जो इनके इख्तलाफ हैं, शहबाज शरीफ साहब से जो लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा है वो भी वापस लेने की बात हो रही है। कल भाईजान पार्लिमानी पार्टी में ये हुआ। अब राणा सनाउल्लाह साहब से बंदा पूछे कि तुम तो भाईजान कह रहे हो कि शहबाज शरीफ साहब आ रहे ने, तो कल की पार्टी मीटिंग में ये क्यों कहा गया कि स्पीकर से मुलाकात की जाए और उनसे दरखास्त की जाए कि कायम मकाम अपोजिशन लीडर बनाया जाए। ब्रेक से वापस आएंगे तो एतजाज़ एहसन साहब की मजीद जो उन्होंने बात को भी शामिल करेंगे, लेकिन एतजाज़ एहसन साहब ने जो बात की वो बहुत ही सेंसिटिव बात है। प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जब वापस आते हैं मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। समी साहब, एतजाज़ एहसन साहब ने एक और भी बात की है। उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब जामिन है इमरान खान साहब की हुकूमत के। इसका क्या मतलब है? नवाज शरीफ साहब जामिन है जी, सुनवा दें जी, वो शॉट है आपके पास? इमरान खान की हुकूमत जो है उसकी जमानत अब दी है नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ जामिन है इमरान खान की हुकूमत के इस्तेहकाम का। खामोशी ये यूं ही नहीं है। जी राना साहब, अब ये बड़ी बात कही है उन्होंने कि बेसिकली हर बंदा ये सवाल कर रहा था कि मरीम साहबा क्यों खामोश हैं और नवाज शरीफ साहब वहाँ पर गए हैं तो क्यों खामोश हैं। वैसे तो वो मलिया लोधी से 1 घंटा बात करते हैं, वो हामिद करजई को रिसीव करते हैं, उनसे बात करते हैं। फिर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि वो अमेरिकन और बरतानिया की एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें कर रहे हैं, यानी ज़ाहिर इसका मतलब है MI6 और CIA से रब्ता कर रहे हैं, स्टेट डिपार्टमेंट से कर रहे हैं। तो गुफ्तगू उनके साथ हो रही है, लेकिन सियासी बयान कोई नहीं आ रहा, खामोशी। तो ये जो खामोशी है ये बेसिकली ज़ाहिर है अगर अपोजिशन नहीं है, अगर कोई तहरीक नहीं चल रही। अब देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान इतने लोगों को लेके आए तो उसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब ने रिहाई ली और बाहर चले गए। तड़प रहे हैं और अब अभी दोबारा धरना आ रहा है क्योंकि अब बिलावल भुट्टो तड़प रहे हैं कि मुझे क्यों 30 सवाल पकड़ा दिए मंगी साहब नजर आ रहा है। वो मंगी साहब ने जो 30 सवाल दिए हैं ना उन्हें, इस पर वो कह रहे हैं कि ये तो बड़ा ख़तरा आ गया। और नवाज शरीफ साहब ने कू कर दिया अपने भाई के खिलाफ ही। यानी आप ये देखें कि ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी मिलकर 40 मेंबरान की जो मीटिंग है उसको वो प्रिजाइड कर रहे हैं। इतना भी किसी में दम, यानी ख्वाजा साहब ही कह देते कि नहीं शाहिद खाकान साहब आप ही कर लें, या शाहिद खाकान अब्बासी कह देते कि नहीं ख्वाजा साहब आप ही सदारत कर लें, मैं आपके साथ बैठता हूँ। लेकिन दोनों साथ बैठे, यानी आप देखें ना दोनों की ढिठाई कि कह देंगे नहीं, उन्हें क्या मैं भी सदारत करनी, उन्हें क्या मैं भी सदारत करनी। तो अफगानिस्तान अशरफ गनी अब्दुल्ला ये वो एक अशरफ गनी और एक अब्दुल्ला दोनों। अच्छा, अब साबर, हमने कल भी बात की थी, साबर शाह ने धज्जियां उड़ा दी, उन्हें फटियां बांध देती हैं साबर शाह ने, कायद का बयानिया। तो अब तक जो खामोशी, ये बेसिकली एतजाज़ साहब कह रहे हैं कि ये मुका की सियासत है। ये जो खामोशी है नवाज शरीफ साहब की, और ये जो मरियम साहब अचानक अपने अबू जान की मोहब्बत में इस तरह मुब्तला हुई हैं कि उनकी ज़बान जो है वो हिलती नहीं है। ट्विटर में कभी कभी तस्वीर उनकी लगा देती हैं या मेम्बरान से मिलती हैं, लेकिन पब्लिकली कुछ भी बात नहीं करती। कि ये जो खामोशी है कि जी बिल्कुल ठीक है आप 5 साल पूरा करें, तो इस खामोशी ने ज़मानत दी है इमरान खान साहब को कि जनाब आप सदर हैं 5 साल के। तो अगर उस कंटेक्स्ट में हम देखें तो एतजाज़ साहब की बात तो सही है। देखिए समी साहब, एतजाज़ एहसन साहब जो है ना, आपको पता बड़े समझदार सियासतदान हैं और वो हालात पर दूसरे सियासतदानों की निस्बत ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं। उन्होंने जो बात की है वो बिला वजह नहीं की, वो कोई भी बात ऐसे नहीं कह जाते, वो बड़ी गहरी बात कर गए हैं।
आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि ये जो सारा बयानिया था, इनका बड़ा जीटी रोड वाला बयानिया जो था नवाज शरीफ साहब का, वो किधर चला गया सारा? अब उसकी जगह बयानिया आ गया कि न्यू रूल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी वोट को इज्जत दो का बयानिया खत्म हो गया। अब के जी वो जो जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने अपनी हल्फे वफादारी के वक्त पहले दिन जो बात कही थी कि सदर साहब स्टेक होल्डर्स को बुलाएं और गवर्नेंस के नए असूल तय करें, वो हमें ज़रूरत है कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए। अब जनाब मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब अब वही बात कर रहे हैं कि जी अब वो बयानिया जो है वोट को इज्जत दो का बयानिया ख़त्म हो गया, अब ये बयानिया। देखिए भाईजान, कल जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में साबर शाह साहब ने बात की ना, आप उसको और इत्तेजाज अहसन साहब की गुफ्तगू को इकट्ठा करें। उन्होंने कहा कायद का बयानिया जो है ना उसको लेकर आगे बढ़ो। कायद का बयानिया क्या है? चुप। इस वक्त तो बयानिया चुप है। ठीक है, आपको मैं एक बड़ी अहम खबर दे रहा हूँ कि उस चुप में ये बात भी है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा रायविंड में कोई सियासी मुलाकातें नहीं करेंगी और उसके बाद कोई सियासी बयान जारी नहीं होंगे, तो इसीलिए छुप छुप के मिल रही। तो ये चीज़ जो है ना समी साहब, वो पिछले दिनों कुछ एक दो लीडर मिले थे, आपको पता, उन्होंने बाहर निकल के बात की, तो उसके बाद उन्हें हदायत कर दी गई है कि खबरदार बाहर जाकर कोई बात की, क्योंकि जहाँ उन्होंने बात की हुई है उनको ये भी है कि भाई वहाँ कोई सियासी सरगर्मी नहीं होगी। और अब होता क्या है, तो ये इतने इताअत पसंद टाइप और इस तरह की, ये मरीम साहबा तो कहती थी मैं सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस हूँ। ये जो सारे कम्युनिस्ट हैं, मैं आपको बताऊं, अक्सरियत सुर्खों की जो नवाज शरीफ के साथ है, अभी वो नवाज शरीफ के साथ हैं, और वो मरियम नवाज को, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मरियम नवाज को वो ये समझते हैं कि ये सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है और ये फौज को ललकार रही है। मैं आपको बता रहा हूँ साहब, वो हमको की जन्नत में रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। आप ये देखें, अभी ये जो कल मीटिंग हुई है ना, इसमें कहते हैं एक फ़ोन रखा गया था ऑन करके, ताकि वो मरियम नवाज साहबा जो है ना सुन सकें सब कुछ, सारी गुफ्तगू। उन्होंने एक नंबर मिला के उधर से वो सारी के पार्लिमानी पार्टी में क्या हो रहा, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं कहा। वो उसी बात का जो उन्होंने बात की हुई है कि हम चुप रहेंगे, उसी को मद्देनजर रखते हुए वो सुनती रही सारी कार्रवाई, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कहते हैं, अब ये तो नून लीग वाले बेहतर जानते हैं, जो बाहर बात चल रही, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि मरियम नवाज साहबा ने कोई बात नहीं की, और ये भी नहीं पता चला कि मरियम नवाज साहबा जो है दूसरी तरफ सारी कार्रवाई सुन रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं समी साहब, इत्तेजाज अहसन साहब बड़ी गहरी बात करके उन्होंने इनको एक्सपोज करके रख दिया है कि ये सारा टोपी ड्रामा, कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बीमारी है, फलाना है, ये है, वो है। उसने कहा असल बात ये है कि ये कहते हैं कि जी हम 5 साल तक चुप रहेंगे, हमें कुछ ना कहें। पीपल्स पार्टी को ना पीटीआई ने हाथ पकड़ाया, ना नून लीग ने हाथ पकड़ाया। प्रॉब्लम उनकी ये आ गई ना, आज एहसन इकबाल साहब की और उनकी अयाज सादिक साहब की बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई है। उसके बाद बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि शहबाज को वापस लाओ। वो पहले भी कह रहे हैं क्यों ना आना चाहिए, तो वो फिर क्या अब शहबाज साहब तो वापस नहीं आएंगे राना साहब? भाई शहबाज साहब को बिलावल की बातों में आके वापस आ जाएंगे? क्या ये उनको काके समझते हैं कि वो आके जो उन पे फर्द जुर्म लगनी है वो लगवाएं आके, और सजा उनको पता नहीं फैसला क्या होता, वो तो अदालत बेहतर जानती, लेकिन वो कार्रवाई रुकी हुई है एहतसाब अदालत की शहबाज शरीफ के ना आने की वजह से। समी साहब, ये चीजें जो है ना, ये देखें, ये सारा तो शायद खाकान अब्बासी कहते हैं मैं वज़ीर आज़म बन के नैब का महकमा ही खत्म कर दूंगा। उस वक्त कर लेना था ना जब वजीर आजम थे। उस वक्त तो फवाद हसन फवाद को नहीं हटा सके, जिसके बारे में जब वजीर पेट्रोलियम थे 1000 बातें करते थे कि मेरी मिनिस्ट्री को ये कर दिया, वो कर दिया फवाद हसन फवाद ने। तो ये ऐसी बातें हैं समी साहब, ये भी बड़े लोग अपना ना, आप देखेंगे आने वाले दिनों में शायद खाकान अब्बासी साहब भी बड़े ताबेदार हो जाएंगे। सफर शुरू हो गया उनका ताबेदारी की तरफ। किसके ताबेदार? ये पाकिस्तान की कौम के, अवाम के, रियासत के। तो ये जो बुज़दार साहब मुलाकातें कर रहे हैं, तो अब ये MPs जो मिले हैं नून लीग के, अब वो जो पंजाब के अंदर एक ये बात हो रही थी कि ये शायद इसीलिए फिर कह रही थी जो हुकूमत या अपोजिशन है कि हम कोई ऐवान में नो कॉन्फिडेंस नहीं लाना चाहते, हम तो मिड टर्म इलेक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन ये तो लोग तो अब जो ग्रुप बन गया, अगर बड़ी क़यादत अपने फैसले कर सकती है, तो जो छोटे MPs हैं सूबाई असम्बली के, वो जो डाहा साहब ने जैसे कहा, अब बल्दियाती इलेक्शन भी आ रहे हैं, सब कुछ आगे आ रहा है, तो वो तो ये तो इन पार्टियों के अंदर एरोजन जो है, मुझे लगता है कि वो तो होने वाला है। भाईजान देखिए, बात ये है कि अगर हम कहते हैं कि आवाम को अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करने का इख्तियार है,
तो और मीडिया को अपने ज़मीर के मुताबिक खबर देने का इख्तियार है। तो एक एमपी और एमएनए को अपने ज़मीर के मुताबिक किसी सियासतदान से मुलाकात करने का या बात करने का हक हासिल क्यों नहीं है? अगर ये 18वीं तरमीम के जरिए क्यों ज़बानें बंद की गई अरकान पार्लियामेंट की? ये समी साहब बात सुने, मैं आपको बताऊं, बुज़दार साहब ऐसे ही इतने पुरएतमाद नहीं है। ये आपने बहुत अरसा लोगों को उस वक्त खबर नहीं थी जब आपने बात कर दी थी कि उन्होंने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है कि अदम एतमाद वाले देहन नून लीग या दीगर अपोजिशन जमातें बंदे पूरे नहीं कर सकती। राना साहब के जियो बहुत बड़ा नेटवर्क है, अगर उसके एंकर और उसका एडिटोरियल बोर्ड कहता है कि जी नवाज शरीफ की हमायत करना, ज़मीर के मुताबिक बात करना है और उनको इसका हक होना चाहिए, वो ये कहते हैं कि जी हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, हम तो अपने ज़मीर के मुताबिक बात कर रहे हैं, तो अगर कोई एमपी है या एमएनए इमरान खान साहब की पार्टी को समझता है कि वो सही बात कर रही है अपने ज़मीर के मुताबिक, तो उसको भी हक होना चाहिए। फिर इस तरह से सर ये भी बात आती है कि अगर शायद खाकान अब्बासी या ख्वाजा आसिफ साहब मरीम नवाज से मिल जाते हैं तो उनको भी हक होना चाहिए। हाँ, हम तो कहते हैं हक होना। यहाँ पे वो इख्तिलाफ है, हम इसके खिलाफ नहीं, हमने तो नहीं रोका है, जो बात हुई है हमने मरियम को रोका है, कुछ और बात हुई है। अच्छा जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी बात, ज़मीर की आवाज़ कभी भी नहीं मानेंगे, प्रोफेसर ज़मीर की नहीं, ज़मीर की आवाज़। समी साहब आवाज़ ऊंची करने से बात सही नहीं होती। प्रोग्राम में वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं, मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, मजीद आप बात करेंगे? देखिए, बात हम जो कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं कि ये जो 18वीं तरमीम के ज़रिए सिविलियन डिक्टेटरशिप कायम की गई है, लोगों को अपनी राय के इजहार की इजाज़त होनी चाहिए, चाहे वो एमपीए हो, चाहे वो एमएनए हो, चाहे वो कोई सियासतदान हो, चाहे वो कोई जर्नलिस्ट हो, कोई भी हो, पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये जो है ना, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ठीक है भाई, आपका जिस्म आपकी मर्ज़ी, मेरा वोट मेरी मर्ज़ी होना चाहिए। अगर मैं अपनी मर्ज़ी से बैलेट पेपर पर जाके मोहर लगाता हूँ तो ये अरकान असम्बली को भी ये हक होना चाहिए, जिसको मर्ज़ी वो फाइनेंस में वोट दें, जिसको मर्ज़ी वो वज़ारत आला का या वज़ीर आज़म का वोट दें। और ये जो डेमोक्रेसी जहाँ से शुरू हुई, बरतानिया में भी यही है, वहाँ पर मेंबरान जो हैं अगर किसी दूसरी पार्टी को वोट देते हैं, या अमेरिका में तो उनकी कोई मेंबरशिप कैंसिल हुई। ये तो इन ख़ानदानों ने, अब जी जरदारी साहब ने जिसको मर्जी 4 टिकट दे दिया वो जीत गया, उसके बाद अगर उसने जरदारी साहब को वोट नहीं दिया तो उसकी मेंबरशिप खत्म। नवाज शरीफ साहब ने इसको वोट दे दिया था, अब गुलाम बना लिया सारी ज़िंदगी, वो अपने ज़मीर को मार दे। कल अगर नवाज शरीफ साहब आके कहते हैं जी मैंने बनना है, जैसे वो पहले कहते थे अमीरुल मोमिनीन बनना है मैंने, तो ये वो इस तरह का कोई कानून लाने की कोशिश करे तो वो जी पाबंद है उसको वोट देने का। ये सिविलियन डिक्टेटरशिप है। 18वीं तरमीम एक स्टिग्मा है पाकिस्तान के आइन पर, उसको तब्दीली की ज़रूरत है और ये वक्त की आवाज़ है। और मेरा ख्याल है ये जो इस वक्त अरकान असम्बली की आवाज़ें आ रही हैं वो ये हैं। और राना साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही ब्रेक में, जो ख्वाजा आसिफ साहब पार्लिमानी लीडर हैं, तो असूली तौर पर जो नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास है वो उनकी सदारत में होना चाहिए। लेकिन अगर शायद खाकान अब्बासी साहब इनकार कर दें, वो कहें जी मैं तो ख्वाजा आसिफ की सदारत में इजलास में शिरकत नहीं करता, तो फिर 2 बंदे सदारत करेंगे। तो ये एक क्लियरली एक उनके अंदर इख्तलाफ और टूट फूट की बात है, जिसको मर्जी जितना मर्जी ये उसको पर्दा पहनाने की कोशिश करें। लेकिन दर हकीकत ये है कि वो जो आज फिरदौस आशिक अवान साहबा ने कहा है ना कि कौम को मुबारक हो, नून लीग के अंदर तब्दीली आ चुकी है, तो ये नून लीग के अंदर तब्दीली आ गई है। लेकिन एक तब्दीली सरकार में भी आई है और मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा एक अच्छा खुशगवार पिछले 18 महीने में मीडिया ने जो उठाई थी चीज़, डॉक्टर तौकीर शाह जो मॉडल टाउन किलिंग के एक मरकज़ी किरदार थे, सबसे पहले और जी हमने भी उठाया था। लेकिन बहरहाल ये मुझे एक अजीब सा लगता है, वो हर चैनल यही कह रहा होता है ओ हमने जी ये किया था और ये हो गया। नहीं भाई, आपने किया होगा, लेकिन अच्छी बात है कि ये हो गई। डॉक्टर तौकीर, जिनको सेक्रेटरी हेल्थ इंचार्ज बना दिया गया था और उससे बहुत लोगों को तकलीफ़ हुई थी, मॉडल टाउन के जो शोहदा थे उनके लवाहिकीन को ख़ास तौर पर, और डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी ने भी इस पर बयान दिया था, हमने भी अपने प्रोग्राम में उसका पूरा इस पर किया था जिक्र। तो इमरान खान साहब ने इसका नोटिस किया और लोग बहुत, आज मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आए जिनमें लिखा हुआ था शुक्रिया खान साहब कि आपने ये बात सुनी और तौकीर शाह साहब को उनके ओहदे से हटा दिया गया। हम तौकीर शाह के कोई मुखालिफ नहीं है, लेकिन वो मुल्ज़म है, वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ के सेक्रेटरी थे। अपना नाम क्लियर करें, अगर वो उसमें क्लियर हैं
तो वो सेक्रेटरी हेल्थ की बजाय भले आके आजम खान साहब को लात मार के वहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन जाए, हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है। उन्होंने ही बनना है, हम में से तो किसी ने नहीं बनना। लेकिन जो जुल्म है उसका ज़रूर हिसाब होना चाहिए। और वो जो मॉडल टाउन में अब अगले कदम खान साहब को उठाना चाहिए। और जो एक वादा था तमाम सियासी जमातों का पूरी कौम के साथ और मॉडल टाउन के शोहदा के साथ कि उनके जो कातिल हैं उनको पकड़ा जाएगा और कानून के मुताबिक उनसे हैंडल किया जाएगा, राना साहब उसकी तरफ भी पेशरफ्त होनी चाहिए। देखें, अदालत उज़्मा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट को ये हुक्म दे चुकी है कि वो 3 महीने में उस पटिशन का फैसला करें इस हवाले से जो पटिशन उनके पास है। तो वो 3 महीने जल्द अब ख़त्म होने वाले हैं, थोड़ा टाइम रह गया है। तो ये चीज़ जो है ना समी साहब, ये मॉडल टाउन का जो साने है वो इतना तकलीफ़ दे है कि वो ज़ख़म जो हैं वो सुलगते रहेंगे जब तक वहाँ के असल मुजरम पकड़े नहीं जाते, उनको सजा नहीं होती। लेकिन ये जो डॉक्टर तौकीर वाली जो ये तो तारीखी फैसला है, आपने उस दिन कहा था इससे मुझे ये लगा के इल्म में नहीं होगी। मुझे ये लगा कि इमरान खान साहब को पहले एक ऐसे कमरे में बिठा दिया गया था जहां बाहर की आवाजें नहीं जाती थी। अब उसमें तहरीक इंसाफ के किसी नजरियाती वर्कर ने ना कुछ स्क्रू से ना वो पेच का सिर्फ छोटी सी मोरी डाल दी है। अब वो जो बाहर चीखो पुकार है ना वो थोड़ी सी अंदर जा रही है। वो चीखो पुकार हुई जो डॉक्टर तौकीर की अपॉइंटमेंट पर, वो खान साहब ने सुना उसको और फिर उन्होंने उसके मुताबिक ऑर्डर किया। बहुत अच्छा फैसला। तो मैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेज हमारे पास आए तो वैसे ही हम आपकी तरफ भेज रहे हैं कि शुक्रिया खान साहब, आपने अवाम की बात सुनी। वैसे समी साहब ये मोरी डाली किसने, ये मैं आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर जानने की कोशिश करूंगी और अवाम भी जानना चाहेगी। खैर जी, आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। खेलन के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।